जान भी देनी पड़े, मैं अब इंशाअल्लाह ताला आपका मुकदमा लड़ने से पीछे नहीं हटूंगी। वो परसों कोर्ट में से सेटल कर रहा है, कोई नहीं। आपने केस भी किया हुआ था उनके ऊपर, बड़े केस चलेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल पीडीएम ने तो ये फैसला नहीं किया कि इस्तीफे जो है वो स्पीकर को पेश किए या टेंडर किए जाए। फिलहाल तो यही है कि जी पार्टियां जमा करें। को आपको खबर देना चाहता हूं कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। साबिक DGFIA बशीर मेमन साहब गवाही दे चुके हैं कि इमरान न्याजी ने उनको जाती तौर पे कहा था कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मुकदमा बनाओ और इसको गिरफ्तार करो। सियालकोटी ठग जो है वो नैब के शिकंजे में आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम DNA के साथ मैं हूं सलीम बुखारी और मेरे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं मुबशर लुकमान साहब। आजकल मुल्क से बाहर हैं और मज़े ले रहे हैं, लेकिन हम उनकी वापसी के मुंतज़िर हैं ताकि ये जो रोल मैं कर रहा हूँ इससे मेरी जान छूटे। मज़ा मुझे आता है उनके सामने बैठ के गुफ्तगू करने का। इंशाअल्लाह खैर खैरियत से वो वापस आएंगे तो बात करेंगे। पहले आपको ज़रा बता दें कि आज हम किन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। एक तो ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी ने काफ़ी पैनिक मचाया है, ख़ास तौर से मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसकी सफ़ों में से जो रिएक्शन हमें मिल रहा है, लग रहा है कि वो बहुत सख्त नाराज़ हैं इस बात के ऊपर। मरीम नवाज़ ने भी इस पर गुफ्तगू की है और शेख रशीद साहब ने तो ये कह दिया है कि जनाब आने वाले दिनों में हम नवाज शरीफ का पासपोर्ट जो है वो मनसूख करने जा रहे हैं। ये एक इंतहाई इकदाम अगर किया जाएगा तो उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगी मुस्लिम लीग नून, वो तो अभी हम इंतज़ार करेंगे, पता लगेगा क्या क्या होने जा रहा है और कैसे ये ऊँट किस करवट बैठेगा। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद ये कहा है कि मुझे गिरफ्तार करने में इमरान खान साहब का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान ये कहा था कि ख्वाजा आसिफ जो है वो ऐश करते और खुले फिर रहे हैं, उन पर भी जल्द हम हाथ डालेंगे और हाथ अब डल गया है। मौलाना फजल रहमान और नैब के अंदर आंख मचौली जारी है। वो नोटिस जारी हुआ था, वो वापस कर दिया गया इसलिए कि नैब ये कहती है कि उनका एड्रेस नहीं मिला है। और इसी दौरान मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी के दौरान नए सिरे से जो हैं कुर्बतें जो हैं वो हम देख रहे हैं और उनकी आला वफूद का एक मीटिंग और एक इजलास जो है वो हुआ है, जिसमें वो सेंसस के बारे में ख़ास तौर से अपनी परेशानियां जो हैं वो शेयर करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सऊदी अरब का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है और उसमें भी रॉयल फैमिली के एक जो ओहदेदार हैं वो उसकी क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं उसके बारे में मुबशर लुकमान साहब हमें बेहतर बता सकेंगे कि किस नहज पर वो जा रहे हैं। क्या उन इस दौरे के दौरान इसराइल के तस्लीम करने के हवाले से भी कोई गुफ्तगू होगी या नहीं होगी। और आखिरी जो सेगमेंट है हमारा, उसमें हम बात करेंगे कि 2020 में क्या खोया और क्या पाया। चलते हैं जनाब मौजूद की तरफ। पहला मौजूद जैसा मैंने कहा कि गिरफ्तारी है ख्वाजा आसिफ साहब की। ख्वाजा आसिफ साहब ने इसके बारे में पहले ये बताया था, बहुत सारी अपनी गुफ्तगू में वो कहते रहे थे कि मुझ पर भी हाथ पड़ने वाला है, तो ज़हनी तौर पर तो तैयार थे कि ये होने वाला है। अब देखना यह है कि इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून किस तरह से रिएक्ट करती है। कल की जो तकरीर थी उनकी मरीम नवाज़ की, उसमें तो उन्होंने कहा था कि जनाब अब हुकूमत को तैयार होना चाहिए, हम इसके लिए हर हरबा हर ज़रिया इस्तेमाल करेंगे कि उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन हो सके। वो होती है नहीं होती है, मेरे ख्याल से मुबशर लुकमान साहब को पूछें, उनके पास ज़्यादा खबरें रहती हैं कि PTI और उनकी हुकूमत क्या करने वाली है। ओवर टू मुबशर। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। और पहले तो क्योंकि हम नाजरीन को अब 1 साल के बाद मिलेंगे दोबारा एक साथ, यानी नए न्यू ईयर के बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। मुबारक हो और अल्लाह ताला ये साल जो है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए खुशियों का और रहमतों का साल लेके आए। बड़ी इससे उम्मीदें और दुआएं वाबस्ता हैं। और 2020 की सबसे अच्छी खबर हमें मिल गई। ख्वाजा आसिफ जो है वो अपने करतूत की वजह से गिरफ्तार हो गए, यानी एसेट बियॉन्ड मीन्स की वजह से। और जिसे कहते हैं ना पंजाबी में खानियां गाजरा थे ढिड च होनियां पीड़ा, तो वो तो अब होंगी पीड़ें। अब वो कहें हमें, लेकिन मुबशर एक मिनट पीड़ जरा मैं थोड़ी सी मुझे भी हुई है आपकी इस बात से। देखें, इस मुल्क की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उसका कोई कसूर नहीं था उस हवाले से जिस हवाले से केस उसके खिलाफ नैब ने कायम किया था, और अब ये एक बार फिर उसको पकड़ लिया है। और जवाज ये है हाई कोर्ट रिलीफ दे देना सर, जब रिलीफ देगी तो फिर बात करेंगे। लेकिन जवाब तो है ना, आप ये कहते हैं कि उन्हें पकड़ा गया है एसेट्स बियॉन्ड मीन। बाबा पहले मीन्स तो तय करें उनके, ये कैसे तय हो जाता है कि एसेट्स क्या? हाँ सर, मैं बता देता हूँ ना, बता देता हूँ ना, अगर आप जरा सा सब्र कर लें तो मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी खबरें हैं मेरे पास।
ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर जरा तहकीक करें तो ये कितने जो IPPs हैं उनके डायरेक्टर भी रहे हैं, और आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से डायरेक्टर रहे, उनको क्या मुराद दिलवाते रहे, उनकी क्या क्या पाकिस्तानियों को कितने अरब का चूना लगा, और उन कंपनीज के ये डायरेक्टर रहे हैं अपनी दौरान हुकूमत। तो माफ करें बुखारी साहब, एसेट बियॉन्ड मींस का बहुत हैवी केस है और लेजिटिमेट केस है, और ख्वाजा साहब के अलावा भी और लोगों ने भी पकड़े जाना है। एहसन इकबाल साहब को भी आप मुबारकबाद दे दें जाते जाते कि उनका भी नाम आने वाला है। मुबशर लग रहे एक कदरे मुश्तरक है आप में और नैब में, वो वन आइड जैक की तरह आप सिर्फ एक तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ आपको नजर नहीं आ रही। नैब को नजर आती है ना आपको आती है। और वही है कि नैब और मैं, हम दोनों मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, और पाकिस्तान का हर वो बंदा जिसने माशाल्लाह इस सादगी पे कौन ना मर जाए, खुदा इंशाल्लाह करते हैं कत्ल हाथ में तलवार भी नहीं। मैंने पता कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, आपका नाम नहीं है उसमें, लेकिन और बड़े लोगों का नाम है बीच में, तो इसलिए आप टेंशन ना लें। और आपको मैं ये एक बात बताऊं, क्यों घबराते हैं हम लोग एहतसाब से? अगर कुछ नहीं किया हुआ तो मुझे तो एतराज सिर्फ एक एतराज ये कि ये क्रॉस द बोर्ड हो जाए तो मैं और आप बैठ के नारे लगाएंगे PTI के। सर 2 साल के बाद अब क्रॉस द बोर्ड भी कर लीजिएगा, जब वो बारी आएगी तो वो भी देखेंगे। बुखारी साहब लोगों को ये भी बताएं कि नून लीग पे जितने केस है वो पीपल्स पार्टी ने बनाए हुए हैं, पीपल्स पार्टी पे जितने केस है वो नून लीग ने बनाए हुए हैं। यार मुबशर मुझे इख्तिलाफ कर लेने दें यार, खुदा के लिए यार, जो केसेस पुराने हैं वो हमें पता है, 90% केसेस जो अब चल रहे हैं सारे के सारे नए बने हुए हैं यार, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर मैं कभी वजीर आजम बना ना इस मुल्क का, मैंने एक सड़क आपके नाम पे रख देनी, उस पर लिखा होगा वन वे वन वे वन वे। वो खुदा के लिए बात तो सुन ले, ये इतने मासूम लोग नहीं है, इनकी जायदादें देखें, सियासत में आने से पहले देखें। और वो एक गांव का एक मुबशर एक गांव का मरासी मर गया, बड़ा खुश हुआ, उसका बेटा दौड़ता हुआ आया, उसने कहा चाचा जी नंबरदार मर गया तो हुण मेरे चौधरी बनने का चांस है। उन्हें क्या पुत्र सारी दुनिया मर जाए, तू नंबरदार नहीं बनना तो तू वजीर आजम तो नहीं बनने जा रहे है, तो मुझे यकीन है इस बात का। आप फिक्र ना करें सर, फिक्र ना करें, फिक्र ना करें। वैसे तो अगर इमरान खान बन सकता है तो कोई भी बन सकता है, तो बात ठीक है आपकी। बन सकता है तो, और गुलाम मुस्तफा कोई बन सकता है तो कोई भी बन सकता है, कोई बिल्कुल ठीक, आई एग्री विद यू, PTI की हुकूमत में ये हो सकता है। सर आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह PTI की हुकूमत पाकिस्तानियों की हुकूमत है, पाकिस्तानी उसको एक बड़ी कसरत से वोट दे के लेके आए हैं। जिस तरह से मरियम ने रिएक्ट किया इस ख्वाजा आसिफ की खबर के ऊपर, काफी गुस्से में वो कल दिखाई दे रही थी, तो आप समझते हैं कि हाँ मैंने देखा कि उन्होंने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर रिएक्ट नहीं किया था, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी पर रिएक्ट नहीं किया था, तो वो जो दराड़े जो खानदान के अंदर पड़ी हुई है ना वो नजर आ रही हैं। ख्वाजा आसिफ जो है नवाज शरीफ ग्रुप के, शहबाज शरीफ ग्रुप के नहीं है, इसलिए उनके ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया। और मरियम को करने दे रिएक्ट, मरियम के ही रिएक्शन से बाऊजी भी बाहर बैठे हुए हैं, मरियम के ही रिएक्शन से पूरी नून लीग बाहर बैठी हुई है, और मरियम के ही रिएक्शन से अभी उनकी बेल कैंसिल होगी, वो दोबारा अंदर जाएंगी, फिक्र ना करें। अच्छा ये आपके पास इतला वो जो PTI के वजीर और मशीर हैं उनकी तरफ सबसे पहले पहुंच जाती है कि कौन कौन अंदर जाएगा? दिल मेरा बताता है अपना बुखारी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह नेक आदमी हूँ, सैयद हूँ, तो दिल अपना जो है सही बात करता है और आपको सारा पता। अच्छा बहरहाल ये तो हो गया, ये शेख रशीद साहब ने जो दरफुंतनी छोड़ी है कि हम पासपोर्ट उनका मनसूख कर देंगे, एक तरफ उनको वापस लाने की कोशिशें हो रही हैं, दूसरी तरफ आप उसको पासपोर्ट मनसूख करके नॉन पाकिस्तानी बनाने जा रहे हैं, तो ये जो कंट्राडिक्शन है इसके बारे में तो आपने कुछ कहना नहीं है मुझे। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये तो अभी हुआ है, बड़ी लेट हुआ है, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, 3 महीने पहले मैंने वजीर आजम पाकिस्तान को ये सजेशन दी थी कि मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल करें ताकि ये वापस आए और उनके ड्रामेबाजियां जो है। पासपोर्ट कैंसिल होगा तो वापस कैसे आएंगे? आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें, वो भी हम ले आएंगे, हमारे पास बड़े हरबे। अब इशाक डार तो आया नहीं आपसे, तो आप इशाक डार तो आपसे आया नहीं, तो आप नवाज शरीफ को क्या लेके आएंगे? असल में उनका नाम भी इंटरपोल में देने लगे हैं। अच्छा। और इशाक डार भी आएंगे, वो बबलू साथ तज़किरा कर देना, जिस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जवाब दिया है पाकिस्तान की हुकूमत को, उसका तज़किरा हो जाए थोड़ा सा, नहीं तो मैं कर देता हूँ। वजह ये है, उन्होंने कहा कि हमारे कवानीन के मुताबिक कोई जरिया ऐसा नहीं है कि हम। राइट बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वो पॉलिटिकल पर्सन हो, मसलन अगर फर्ज करें आज आसिफ जरदारी साहब बाहर जाते हैं तो उनके लिए हुकूमत जो है वो ये हरबा नहीं इस्तेमाल कर सकती। उसकी वजह ये है कि ये एक क्रिमिनल हैं जिनको कोर्ट ने कह दिया क्रिमिनल हैं, और कोर्ट में वो सजा याफ्ता हैं, और जब उनको बुलवाने की बात हो रही है तो एक क्रिमिनल को वापस बुलवाने की बात हो रही है जो एब्सकॉन्डर है। इसके ऊपर आपको कोई पजीराई नहीं मिल रही ना, आपकी इस डिमांड को कोई हीट नहीं कर रहा। आप फिक्र ना करें सर, मिलेगी, अभी मिलेगी, सब कुछ होगा। ये 2021 बड़ा बरकतों वाला साल है और ये आपको लेके आएगा। आप देखेंगे ये
कि मियां नवाज शरीफ वहां पे पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं या दूसरा पासपोर्ट ऑलरेडी ले चुके हैं। पॉलिटिकल ये असाइलम भी के अभी लिए तो बात आपने उनको जवाब मुहैया कर दिया, इसलिए कि आपके एक सीनियर वजीर ने कहा था, नाम भी ले देता हूं मैं अगर आप कहें, सरवर खान ने, कि इन लोगों को तो फांसी चढ़ा देना चाहिए। तो ये काफ़ी जवाब है वहाँ पर पॉलिटिकल असाइलम लेने के लिए, जो कि अब तक उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। तो हर उस आदमी को मिल जाती है जिसके पास 4 पैसे हों वहां पे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि वो खुद सल्तनत जो है वो लूट के माल पे चल रही है। इंडिया ने उसके ऊपर इतनी डॉक्यूमेंट्रीज भी कर रही। 11 इंडियंस हैं, विजय माल्या समेत, जो वहां से वापस नहीं आ रहे। सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, वो दुनिया में हर एक कल्प्रेट को जरूर पनाह देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर है। देखें, एक फर्क है, हुकूमत प्रोसिक्यूट आपकी नहीं कर कोर्ट की रही। जुरिस्डिक्शन नहीं है ना वहाँ पर। आपका कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना इस हुकूमत का फर्ज है। हाँ, जो लेकिन भी वो हो नहीं हवा पा रहा उनसे, और ना ही मुझे कोई उसकी उम्मीद पर नजर हो आती है या जिस ना तरह की हो तो सूरत बात हाल की है। बात है। इन्होंने तो चलना है ना, अगर ना किया होता तो हम ये बात कर मुबशर रहे थे आ कि जाते हैं क्यों उस मरियम ने जो तकरीर की है आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस के मौके पर, और जिस तरीके से उन्होंने वो कॉम्प्लीमेंट किया है वहाँ के वज़ीर आज़म को, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से एक ब्रेक का है, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। वापस आएंगे तो मुबशर आपका इनपुट लेंगे इसके हवाले से। चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि हम वापस आएंगे तो बात करेंगे मरियम नवाज़ ने जो तकरीर की है आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस के मौके पर। उन्होंने ख़ास तौर पे वहाँ के वज़ीर आज़म को बड़ा कॉम्प्लीमेंट पेश किया है कि उन्होंने एक तो अपने ऑफिस से नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं हटाई, बावजूद इसके कि बहुत प्रेशर था PTI की तरफ से, और दूसरा ये कि जिस तरीके से वो खड़े हैं, जिस तरीके से उन्होंने सामना किया है वहाँ के हालात का, कश्मीर के हवाले से जो उनका स्टांस रहा है, उसके ऊपर बहुत कॉम्प्लीमेंट किया है उन्होंने। मुबशर, आप ये कॉम्प्लीमेंट को वेल फाउंडेड देखते हैं या आप समझते हैं कि सिर्फ अपनी पार्टी का बंदा होने की वजह से उसकी तारीफ़ की है? नहीं नहीं, अपना तारीफ उसकी जो है ना, वो आप समझें कि इमरान खान की मुखालफत में की गई है। जब 5 साल हुकूमत में थी तब इन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया था? तब तो ये कश्मीर के जो कातिल हैं, कश्मीरियों के जो शहीद करने वाले लोग हैं, उनको तो बगैर वीज़ों के बुलाते रहे हैं। और माजरत के साथ मैं हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूँ, आपको पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं, ये छोड़ दें इस औरत की बातें करना, जिसकी वजह शोहरत सिर्फ ये है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है और उस पर कोई काबिलियत नहीं है। इसकी तो बरतानिया क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं थी, फिर सडनली 1 अरब के असासे भी आ गए। प्रोब होगा तो वो 8 अरब के भी हो जाएंगे। भाई कहता है कि हम तो किराए के उसमें रहते हैं, दूसरा भाई कहता नहीं हमारी मिल्कियत है, और बहन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी चेयरमैन की वो ट्रस्ट की हेड है। ये तो झूठों का खानदान है। मुबशर, आपकी मरियम से नफरत अपनी जगह, वो ठीक है, मुझे समझ में आ रही है। नहीं सर, नफरत नहीं है, पहले मुझे सुन लेना, नफरत बात सुन नहीं लेना। होती। एक इतनी बड़ी पार्टी को लीड कर रही हैं वो इस वक्त अपने बाप की गैर मौजूदगी में। सर, वो आप अपना कह रहे हैं कि जितनी उसकी बड़ी कोई पार्टी हैसियत को नहीं है, मुझे लीड समझ कर में रही नहीं है, आती वो आपके आपको ही पता है, नज़दीक मुझे पता है। एक क्रिकेट और के अपने खिलाड़ी बाप की तो बड़ी को इज्जत है, लेकिन आपकी एक पॉलिटिकल सियासत खत्म लेजिटिमेसी कराने जो है में उसको आप ये डिनाई कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्होंने अपने वालिद की पूरी लेगेसी को खत्म करा दिया। 35 साल लेगेसी को खत्म करा दिया। ये तो ख्वाहिशात है ना, ये तो मुबशर साहब PTI की तरह से आपकी ख्वाहिशात है। लीग वालों से पूछ ले, वो भी आपको यही कहेंगे। और मैं आपको बताऊं बुखारी साहब, आप तो माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, आपका इतना मुतालिया है, मैं आपसे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, इम्प्रेस्ड हूँ। आप कम से कम मोरूसियत को मत सपोर्ट करें और मोरूसी सियासत को बिल्कुल मत सपोर्ट करें। ये मैं इसमें मेरी हमायत को कोई दखल नहीं है मुबशर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं, लेकिन ये तो इंटरनेशनल ट्रेंड है यार, चाहे अमेरिका है, चाहे बरतानिया है, चाहे इंडिया है, सब जगह पे मौरूसियत चल रही है। ये मेरी और आपकी मर्जी से तो होने वाला नहीं है। The fact remains that she is leading a very big party now। वाली बातें ना करें, और वो हमें वाली बातें कर रहे हैं कि वो इकोनॉमिक ये डिक्टेटरों वाली गुफ्तगू जो है, ये सिर्फ इसके मास्टर आप हैं। डिक्टेटरों की गुफ्तगू और उसके स्टाइल के मास्टर सिर्फ आप हैं, ये मैं नहीं करता कभी भी। मेरे लिए उस औरत की कोई हैसियत नहीं है। वो आपके अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि कौवा सफेद है तो वो सफेद हो थोड़ी जाएगा, तो आपके वक़्त देने से तो उसकी सियासत नहीं चलनी ना। एनीवे, इस मौजूद के ऊपर फिर कभी बात करेंगे। मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान पे आ जाएं जो आपके फेवरेट हैं। मैं अब देखता हूं ना कि आप क्या कहते हैं उसके बारे में। नैब ने उनको नोटिस भेजा, वो वापस आ गया वहां से, उसने कहा मुझे नोटिस भेज के देखो, और अगर पेश होना पड़ा तो मैं 3 लाख और 30 लाख बंदे लेके जाऊंगा साथ। अब आए ना जरा मौलाना के ऊपर, मैं देखता हूँ क्या गुफ्तगू होती है। मैं पहले दिन से मैं एक बात अलल ऐलान कह रहा हूँ, टीवी पे कह रहा हूँ कि नैब अगर उनका ऑर्डर जो है वो मुझे और आपको दे दे तो हम दोनों को भी उनका घर नहीं मिलना। आप किसकी बात कर रहे हैं? नैब वाले को बेचारे को कैसे मिलेगा? उसने पासे अपने कुन्ने से कवाने हैं वहां पे। और ये मौलाना फजल रहमान की, मैं एक ऑन सीरियस नोट एक बात बताऊं कि वो बहुत बेप्रेम है,
और ये हुकूमत को बड़ी टैक्टफुली टैकल करना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान का केस जो है ना, इतना आसान केस नहीं है, और जितना कोई लोग समझ रहे हैं कि उनको नोटिस भेजेंगे, वो हाजिर हो जाएंगे, फिर उनको आप गिरफ्तार कर लेंगे, वो डिफाइंस मोड में और टोटल डिफाइंस मोड में है, और इसके लिए दे हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। देखो मुबशर, आप ना मौलाना की हमायत करके इस वक्त अपनी 5वीं वजारत का चांस खत्म कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, आप मैं बेहतर मौलाना की हिमायत नहीं करा, मैं एक बात पे कायम हूँ, मैं एक बात पे बिल्कुल कायम हूँ कि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर स्टांस होता है वो रिलीजियस स्टांस होता है, और मौलाना को जब आप इस तरह की आप उनको नैब भेजेंगे, कुछ भेजेंगे, तो आपको पहले ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा पब्लिक के दिलों में, पब्लिक के आईज में, कि जनाब ये रिलीजन की विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही है, ये पॉलिटिकल जो है एक्ट है, या ये उनका क्रिमिनल एक्ट है। मैं आपको बताऊं, मौलाना के फॉलोअर्स अभी तक ये नहीं समझते कि उन्होंने कोई क्रिमिनल हरकत की है। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। मुबशर, इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई अनगार्डेड हाथ डाला मौलाना को हुकूमत ने या नैब ने, तो उससे सूरत हाल बिगड़ जाएगी। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? बेइंतहा, बेइंतहा, सिर्फ बिगड़ेगी नहीं, आपको अनार्की की तरफ आप चले जाएंगे। ये आसान काम नहीं है, और नैब को भी सोचना चाहिए, और नैब को तरीका और निकालना चाहिए, और उनको पब्लिक करना चाहिए वो सारी चीजें जो मौलाना के मुतालिक है। उनको कहना चाहिए कि आके इनका जवाब दे, बस खत्म होगी बात। अब जनाब जरा एक और सब्जेक्ट ऐसा है जिसके ऊपर आपकी मैं गुफ्तगू यकीनी तौर पे बड़े गौर से सुनने के लिए आमादा बैठा हूँ, और वो है मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी के बीच में जो कुर्बतें बढ़ रही हैं। आपको पता है मुत्तहिदा जो है वो इस वक्त हुकूमत की एलाई है। आपको मुत्तहिदा की हिस्ट्री पूरी पता है। किसी मौजू पर हम इत्तफाक करते थे या नहीं करते थे, लेकिन मुत्तहिदा के बारे में आपके और मेरे सोच का अंदाज सिर्फ एक ही था। इस वक्त जो सूरत हाल वहाँ पर है, उसके एतबार से ये मुलाकात कितनी मेरे तो हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये हुकूमत, जैसा कि मैं कहता हूँ कि मांगे के वोटों के ऊपर कायम है। अगर मुत्तहिदा भी किसी न किसी वजह से, और ख़ास तौर से सेंसस की वजह से इनसे नाराज़ हो जाती है, तो ये ऊँट फिर किस करवट बैठेगा जनाब? इस ऊँट की भी तो बात कर लें थोड़ी सी। बात यह है कि पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा जब मिल रहे हैं तो वो मरकज के लिए नहीं, वो सिंध की उसके लिए मिल रहे हैं, और सिंध दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक अर्बन एरिया में और एक रूरल एरिया में। और मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी के जो दरमियान डिफरेंसेस हैं वो एक्चुअली लोकल बॉडीज की वजह से डिफरेंसेस हैं। उन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए जो है इनका मिलना बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा एक बात समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जब सियासतदान एक दूसरे को मिलते हैं, चाहे जितने मर्जी उनके इख्तलाफ हों, तो वो एक खुशाइंद बात है, वो एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स जो होती है वो दुनिया में किसी मुल्क को सूट नहीं करती, हमें भी नहीं करेगी। मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी मिलने की दूर की बात है, मैं तो चाहूंगा कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी और नून लीग और इन सारों की भी मुलाकातें हों, क्योंकि सॉल्यूशंस पॉलिटिकल होने चाहिए, ना कि एंटी पॉलिटिकल होने चाहिए। यहाँ तक तो मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ मुबशर के मुज़ाकरात जो हैं वो चाहे किसी भी लेवल पर हों, किसी भी टीयर्स के दरमियान हो, उसका कोई ना कोई अच्छा नतीजा निकलने की उम्मीद होती है। लेकिन आप ये ज़रा सोचें एक लम्हे के लिए कि अगर मुत्तहिदा की और पीपल्स पार्टी की मोहब्बत की ये पिंगें ये पार उतर जाती हैं या किनारे लग जाती हैं, और मुत्तहिदा जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ इलाहा करने पर आमादा हो जाती है, तो फिर बनेगा क्या? पीटीआई की हुकूमत का क्या बनेगा जो सेंटर में सिर्फ चंद वोटों में बैठी है? कुछ भी नहीं, आप फिक्र ना करें, कुछ भी नहीं होगा। मुत्तहिदा इस तरह से नहीं निकलती। आपको भी पता है कि वो किन से इशारे लेके जो है वो निकलेगी या नहीं निकलेगी, तो उसकी अभी मुझे उम्मीद नहीं लगती, वरना तो फिर काफ लीग भी निकल जाती फौरन। देखिए, मैंगल साहब एक आइसोलेटेड कंपोनेंट है, उनको इन दोनों से कंपेयर ना करें। मुत्तहिदा और काफ लीग दोनों बड़े सियासी लोग हैं, और अपने सियासी मफाद के लिए वो पॉलिटिक्स करते हैं, और वो गिव एंड टेक करेंगे। मुत्तहिदा की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो हमेशा अपनी बेट्स को हेज करती है। एक को बताती है कि मुझे दूसरे ने ये ऑफर दी, दूसरे को बताएगी पहला ये कह रहा है, एंड देन दे विल कार्व आउट द बेस्ट बेट। वो थ्रेट्स में नहीं आते इस तरह से। देखिए, मुत्तहिदा के जो लोग यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे, वो मतलब तसलसल के साथ वापस आ रहे हैं, तो ये मुत्तहिदा फिर वही पुराने वाला रंग इख्तियार करती दिखाई देती है आपको या नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन ये है कि मुत्तहिदा को एक बात समझ आ गई है कि उनकी स्ट्रेंथ इसी में है कि वो इकट्ठे हों। और मुत्तहिदा में मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है कि जो डिसिडेंट ग्रुप्स हैं, उनके एलिमेंट्स हैं, जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार भी हैं, मुस्तफ़ा कमाल हैं, अनीस कायम खानी है, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको दोबारा किसी तरह ज्वाइन करवाएं, क्योंकि इस पूरे पॉलिटिकल सिनारियो में और इस लड़ाइयों में
जो उर्दू स्पीकिंग वोटर है और सिटीजन है वो अपने आप को बहुत ही नॉन रिप्रेजेंटेड फील करता है। देखें ना, और एक बड़ी नहीं चल रही मुबशर, जरा है। थोड़ा सा रिकॉर्ड सीख कर ले, जो उनको थोड़ी सी यानी रसवाई कह लें या थोड़ा सा हजीमत का सामना करना पड़ा है, वो तो कराची में है ना, जहाँ पर उनकी मिथ होती थी कि कोई MQM का वोट तोड़ नहीं सकता सिवाय लियारी वगैरह के। तो वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन PTI ने की है, तो फिर उनका सारा फोकस तो PTI के ऊपर होना चाहिए बजाय पीपल्स पार्टी के। जो उर्दू स्पीकिंग है उन्होंने पहली बारी फेडरेशन के लिए वोट दिया है, लेकिन उनको ये भी पता है कि एक मरकज की सियासत एक और है और जो लोकल बॉडीज है वो एक और सियासत है। हम जो मर्जी कहें, PTI जो है कराची में वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि बुरा परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब ये हुआ मुबशर कि अगर बात कराची में मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी के बीच मुज़ाकरात तक जा पहुंची है, तो पंजाब में भी इसी तरह की वल्नरेबल सिचुएशन है। अब देखते हैं कि यहाँ ऊँट किस करवट बैठ। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, चलेंगे तो आखिरी सेगमेंट के लिए फिर वापस आते हैं। मुबशर लुकमान साहब मेरे साथ हैं, इस वक्त चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा जो गुफ्तगू का लेवल है वो हम चेंज करने जा रहे हैं, यानी पहले हम डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन अब एक इंटरनेशनल सिनारियो जो है वो इमर्ज हो रहा है। एक डेलीगेशन सऊदी अरब से आएगा, रॉयल फैमिली का एक ओहदेदार जो है उसकी क़यादत करेगा। आना तो उन्होंने रिफाइनरी के हवाले से है, जिसका इफ्तिताह करेंगे शायद प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे, लेकिन ये एक तासुर है कि मुमकिन है उनकी मौजूदगी में यहाँ फ़ॉरेन ऑफिस की सतह पर या फ़ॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर मुज़ाकरात हों, जिसमें ये इज़राइल का जो तस्लीम किए जाने का मसला है। हालांकि इसके ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जितने कैटेगोरिक अल्फाज में इसकी तरदीद की थी और कहा था कि मैं चूँकि मानने वाला हूँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, इसलिए जो उन्होंने कहा था कि जब तक रियासत नहीं कायम हो जाती फ़लस्तीन की, इसराइल को मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो ये तवक्को करते हैं कि यकीनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर जो है अपने अल्फाज का पहरा देंगे और ये ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल प्रेस को देखें, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक वर्ल्ड को देखें, तो ऐसे लगता है कि सऊदी अरेबिया के ज़िम्मे ये काम लगाया गया है कि वो दीगर मुसलमान ममालिक को भी इस रास्ते पर डाले। और चूँकि पाकिस्तान सऊदी अरब के अलावा और किसी दूसरे मुस्लिम मुल्क की नहीं सुनता है, इसलिए शायद इसके ज़रिए पाकिस्तान को कायल किया जा सके। मुबशर, आपका भी इसके ऊपर बड़ा थीसिस मुकम्मल है, यकीनन मैंने और आपने ऑफ द स्क्रीन भी इसके ऊपर बात की थी। आप क्या समझते हैं कि इस दौरे के दौरान इस किस्म की कोई गुफ्तगू का इम्कान है? देखें जी, जब बुखारी साहब जब दौरे होते हैं ना तो वो मुल्कों के इंटरेस्ट में होते हैं। इस वक्त सऊदीया के इंटरेस्ट में है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए और पूरे ब्लॉक को, क्योंकि उन्होंने ये कमिटमेंट की हुई है ना सिर्फ इसराइल से बल्कि अमेरिका से। अच्छा, ये बात को पहली बारी पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही, पाकिस्तान में ये बात बतदरीज बहुत दफ़ा हो चुकी है। मैं हमेशा से इस बात का कायल रहा हूँ कि पाकिस्तान को पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान की सालमियत का पहले सोचना चाहिए। सऊदीया और ईरान और ओमान और UAE और कोई भी हो उसके मुतल्लिक बाद में सोचना चाहिए। अगर हम समझते हैं कि हम फ़लस्तीनियों की कॉज को ज़्यादा बेहतर हम उससे करते हैं तो फिर हमें उस तरह सोचना चाहिए। अगर हमें सोचना है कि हम अपने डिफाइन से फ़लस्तीनियों की कॉज को ज़्यादा पोर्ट्रे करते हैं, हमें इस तरह सोचना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस बारी सऊदीया जो आ रहा है वो स्टिक एंड कैरेट के साथ नहीं आ रहा है, वो सिर्फ स्टिक के साथ आ रहा है। जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि सऊदीया जो है वो बहुत एक हार्ड कोर स्टांस ले रहा है कुछ बातों पे, और पाकिस्तान को देखें, सऊदीया पहले आप समझ लें उसकी पोजीशन क्या है कि पूरे रीजन में एशिया के अंदर अमेरिका की नुमाइंदगी जो है वो सऊदी अरेबिया कर रहा है। तो आप जब समझें कि जब सऊदीज आपसे बात करेंगे तो बेसिकली अमेरिकन इंतजामिया जो है वो आपसे बात कर रही है या अहकामात आपको दे रही है, और इसमें कई टीयर्स होंगे। ये इतना आसान नहीं है कि कहेंगे जी तुम इसराइल को तस्लीम कर लो और हम कहेंगे करना है या हमने नहीं करना। इससे पहले कि हम इस हवाले से आगे जाएं, मैं एक बात जो है वो ख़ास तौर से करना चाहता हूं कि आज तक हमने 70 साल की तारीख में या अमेरिकन की मानी है और या हमने सऊदीज़ की मानी है। इस रीजन में हमारे ताल्लुकात जो दूसरे मुल्कों के साथ बिटर स्वीट रहे हैं, उसकी भी सबसे बड़ी वजह यही थी कि सऊदी इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और यकीनी तौर पर हमारी जो पॉलिटिकल क़यादतें रही हैं माजी में या जो अब भी हैं, उनकी भी प्रो अमेरिका स्टांस जो है
वो मेरे और आपके दोनों के सामने है। मुझे तो यूं लगता है कि जो कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं अमेरिका और सऊदी अरब मिलके पाकिस्तान को अगर इस राह पे डाल देंगे तो उसके बाद का सिनारियो क्या होगा, मुझे उससे बहुत खौफ आता है। इसलिए कि पाकिस्तान की कौम तो फ़लस्तीन और कश्मीरियों की कॉज़ के लिए हमेशा से अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार रही है। कश्मीर में अगर एक शहादत होती थी तो यहाँ पर गलियाँ और सड़कें उबल जाया करती थी 1960s और 70s की दिहाई में, अगर आपको याद हो। लेकिन क्या इस सब सेंटीमेंट्स के बावजूद भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान की क़यादत या सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कराने में कामयाब हो जाएगा? मैं ये समझता हूँ बुखारी साहब, और लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट, और मुझे पता है कि ये पॉपुलर स्टांस नहीं है। मैं बड़ा सोच समझ के बात कर रहा हूँ, अपने अल्फाज को ज़रा चुनाव करते हुए मुझे पहली बारी सोचना पड़ रहा है। और वही है कि पाकिस्तान को इस वक्त ये समझना है कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल मसाइल क्या क्या हैं, पाकिस्तान के इश्यूज क्या क्या हैं। हम टर्की के ऊपर और ईरान के ऊपर और मलेशिया के ऊपर रिलाई कर रहे थे। टर्की ने तो अपना एम्बेसडर भेज दिया तेल अवीव। जब उसके ऊपर एक दफ़ा अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई, उसने अगले दिन 24 घंटे के अंदर अपना एम्बेसडर जो है तेल अवीव भेज दिया। तो ऑब्वियसली उसके बाद टर्किश प्रेसिडेंट ने, वो प्राइम मिनिस्टर ने कॉल भी ले ली किंग सलमान की, और उनको कह भी दिया, G8 के ऊपर मुबारकबाद भी दे दी और कह भी दिया कि हम हर तरह से ताउन के लिए तैयार हैं। देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त सिचुएशन चेंज हो रही है, बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं, हकाइक बदल रहे हैं। मैंने और आपने सारी ज़िंदगी सोचा था और सीखा था और पढ़ा था कि हाथ मिलाना चाहिए, गले मिलते हैं, हम सब कुछ करते हैं। कोरोना ने हमें बताया कि नहीं, हाथ नहीं मिलाना, गले भी नहीं मिलना, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। तो वक्त के साथ साथ आपको अपनी आदत, अपनी अतवार, आपको अपनी तरीक़त जो है उसमें तब्दीली लानी पड़ती है। मैं ये नहीं कहता तब्दीली मुबशर, बिल्कुल ठीक है, तब्दीली लानी चाहिए, लेकिन हमने इस तब्दीली के नतीजे में देखें क्या किया। हमने पहले तो OIC के अंदर हमारा जो इन्फ्लुएंस था उसका बेड़ा गर्क होते देखा, क्योंकि सऊदी अरब ने OIC की कॉन्फ्रेंस में सुषमा स्वराज को बुला के, चाहे ऑब्जर्वर के तौर पे बुलाया था, लेकिन वो वहाँ के डेलीगेट्स के साथ बैठी, वो भी हमारी बहुत एक से ज़्यादा अंदाज से तजलील थी। फिर उसके बाद हमने मलेशिया के जो थे उनके साथ तय किया कि हम महातीर मोहम्मद के साथ कि हम आएंगे वहाँ जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें टर्की ने भी आना था, ईरान था, पाकिस्तान था। वहाँ हमने वादा करके, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हम वहाँ नहीं गए, वहाँ से भी हमें अजीमत उठानी पड़ी। तो ये सऊदी अरब को खुश करने के लिए हम कब तक क्या क्या करते रहेंगे यार? असल में आप करते रहे हैं ना जी, बहुत पहले से कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस वक्त आप ये देखें कि $11 बिलियन आपका सऊदीया से आ रहा है सालाना, जो आपकी रेमिटेंस आ रही है। आप उसको छोड़ना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को इंडिया से रिप्लेस करना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को बांग्लादेश से रिप्लेस करना चाहते हैं? पहली बात। दूसरी बात, आपको मैं एक बात बताऊं बुखारी साहब, बड़ी तकलीफ बात है अगर हजम हो जाए तो। हम ईरान और सऊदीया की सुलह कराने निकले हुए थे। देखें, मुजारे जो होते हैं वो चौधरियों की सुलह नहीं कराते, चौधरी मुजारों की सुलह कराते हैं। बहुत ही, ये एक फैक्ट है। बहुत कमाल की बात आपने की है, और मैं फिर ना चाहते हुए भी इस बात से मुकम्मल तौर पे आपके साथ इत्तफाक करता हूँ। नाज़रीन, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मैं एक जुमला ज़रूर कि खुदा करे कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत कोई ऐसा काम न करे जिससे अवाम की ख्वाहिशात जो हैं उनका खून हो और हम मुस्लिम उम्मा के अंदर मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। हम तवक्को करते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम का ख्याल करते हुए ऐसे फ़ैसले करेंगे जिससे कम से कम हमारी मुल्क की हैसियत से, एक कौम की हैसियत से इज़्ज़त इंटैक्ट रहे। चलते हैं एक ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो आखिरी सेगमेंट में आपसे बात करते हैं। मुबशर लुकमान मेरे साथ है। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा मैंने कहा था कि आखिरी सेगमेंट में हम असेस करने की कोशिश करेंगे या कहें अहाता करने की कोशिश करेंगे कि 2020 का साल कैसा रहा। जैसा मुबशर ने पहले भी आपको हैप्पी न्यू ईयर भी कह दिया था, और चूँकि साल ख़त्म होने वाला है, नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मुखातिब होंगे तो ये नया साल होगा। इस साल में हमने क्या खोया, क्या पाया, पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान के आम आदमी की सूरत हाल क्या है, इंटरनेशनल अरीना में हमारा मकाम क्या है, हमारे चारों तरफ जो घेरा डाला जा रहा है उसमें हम कहाँ खड़े हैं, इस रीजन के एतबार से भी और आलमी सतह के ऊपर भी पाकिस्तान का मुकाम क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। वक्त बहुत कम है क्योंकि ये मौजू बहुत बड़ा है, लेकिन विद मुबशर एक्सपर्टी, और मैं भी कोशिश करूँगा अपनी वजाहत भर के इसको सम अप कर सके हम। मुबशर, हाउ डू यू सी 2020? देखें, 2020 जो है ये रेट्रोस्पेक्शन में इसने मुझे 2-3 चीज़ें सिखाई हैं। एक तो ये
कि अल्लाह का शुक्र करो कि जो अपने पास है ना उस पे अल्लाह का शुक्र करो और ज़्यादा की हवस ना करो। और दूसरा ये है कि कैसे अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना जो है वो ज़्यादा बेहतर है, और अपने घर में रहना जो है वो कितना अच्छा है, अपनी जो है इन बातों को सिखाया। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं वो ये है कि कोविड ने हमें कई जगहों पे बचा भी बहुत दिया, लेकिन अब सच्ची बात है और सच बोलना चाहिए कि इस वक्त मईशत का और फॉरेन पॉलिसी दोनों का कबाड़ा हो चुका है हमारी। और फॉरेन पॉलिसी में ये है कि हमारे हर तरफ हमारे से नाराज़ लोग हैं, और वो लोग जो ट्रेडिशनली हमारे साथ रहे हैं हमेशा, हमने उनको बड़ी इफेक्टिवली नाराज़ कर लिया अपने से। वो चाहे उनकी जायज़ बातें हैं चाहे हमारी नाजायज़ डिमांड्स हैं, ये तो वक्त बताएगा। और दूसरी बात यह है कि मईशत में जिसमें हम समझ रहे हैं कि हमारी मुबशिर, इससे पहले कि हम मईशत की तरफ जाएं, एक प्रोग्राम में मैंने और आपने ये वादा भी किया था कि हम लोगों को बताएंगे कि हमारे जो बहुत करीबी दोस्त थे उनके साथ हमारे ताल्लुकात में इतनी बड़ी ऊंच नीच क्यों आई है, ख़ास तौर से जहाँ पर आप तशरीफ़ रखते हैं इस वक्त। वहाँ पर यूएई तो पाकिस्तान का जान जिगर होता था, इसी तरह सऊदी अरब था जिसके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन इन दोनों ममालिक से दूरी जो है मुझे इससे बहुत तकलीफ़ होती है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो यूएई की हमारे फ़ॉरेन ऑफिस से नाराज़गी है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुखारी साहब, मैंने तो 2 या 3 दफ़ा चैनल 24 छोड़ा और फिर मैंने ज्वाइन किया दोबारा। और वो किस तरह से ज्वाइन हो सकता है दोबारा कि मेरी और चैनल 24 वालों की कभी बोलचाल नहीं बंद हुई, बातचीत नहीं बंद हुई। जब आप यही मुल्कों का हाल होता है, जब आप एक दूसरे को इन कॉन्फिडेंस लेते हैं अपने आप, आपको जो तकालीफ होती हैं, आपको जो शिकायत होती हैं, आप उनका बरमला इजहार करते रहते हैं कि यार मेरी तनख्वाह कम है या अलाउंस कम है, या वो कहते हैं नहीं हम तुम्हें ज़्यादा दे रहे हैं, तो आप कहीं बीच का कोई रास्ता निकालते हैं एक दूसरे की कदर करते हुए। हम लोग क्या करते हैं, आर या पार वाली फॉरेन पॉलिसी है हमारी, या आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। मुबशिर, एक बात मैं अर्ज करूं आपसे, हमारी नाराज़गी यूएई के साथ 2-3 वजह से है। एक तो ये कि मोदी को बुला के उन्होंने अपना हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे दिया, ठीक है जैसे भी तल्लुकात हों, लेकिन कभी माजी में ऐसा हुआ था। फिर सऊदी अरब ने वहाँ के आर्मी चीफ को 4 रोज़ा सरकारी दौरे पे बुला के उसको भी एजाज़ात से नवाज दिया है। ये तो कभी होता नहीं था, इसको आप नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं कह सकते। यूएई की नज़र से देखें, आप यूएई की नज़र से देखें कि उन्होंने वो अपने मुल्क को जैसे मर्जी चलाए, उन्होंने आपको नहीं बताया कि आप जो है किसके साथ ताल्लुकात रखें और किसके साथ ना रखें। हमने तो उनकी खुशनुदी के मुताबिक हमेशा अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए हैं। उनकी तो टर्की से नहीं बन रही थी तो आपने टर्की के साथ पिंगे बढ़ाई, उनकी मलेशिया से नहीं बन रही थी, आपने महातीर को चीफ गेस्ट बनाया। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि आप ये नोट करें कि यूएई ने आपको कहां कहां आके हेल्प की है और आपके अंदर आके किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स की हैं और कितने आप करीब रहे हैं। आप वहां 4-4 महीने अपना एम्बेसडर ही नहीं भेजते, मगर आपके सारे पाकिस्तानी वहां पे धक्के खा रहे हैं। आपको अब वो अपने पाकिस्तानियों का ही ख्याल नहीं है आपको। मुबशिर, ये तो आप आज के करंट सिनारियो की बात कर रहे हैं। जरा माजी का आपने चूंकि हवाला दिया, मैं आपको याद कराता चलूं कि हमने यूएई के लिए क्या नहीं किया। हमने उनकी एयरलाइन खड़ी नहीं की, हमने वहाँ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के नहीं दिया, हमने उनको ये नहीं बताया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है। जरा रिकॉल तो करें ना वो दिन जब हम मैंने भी चैनल लॉन्च किए हैं कई, मैंने भी मैं 24 में कितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उसके एवज में अपनी बेनिफिट्स भी ले रहा हूँ, अपनी सैलरीज भी ले रहा हूँ, हैवी पे चेक्स भी ले रहा हूँ। तो आपने को मुफ्त में नहीं करके दिया यूएई को, आपने को एड में नहीं करके दिया। आपके लोगों ने वहां पे काम किया, उनको उनके घरों की जिंदगियां बदली, उनकी अपनी जिंदगियां बदली। इट इज अ 2-वे ट्रैफिक। वन, दूसरी बात यह है कि आप जब दिल करता है यार उनको आप डंडा दिखा देते हैं, तड़ी दिखा देते हैं, ये वो उनकी भी एक जो है लेजिटिमेसी है। तड़ी और डंडा दिखाने की हिम्मत अगर हमें होती तो हम एक रिस्पेक्टेबल कौम ना हो गए होते अब तक। मुबशिर ना करो ज़्यादती है ना, आपने कभी आप उनको परमिट देते हैं वहां पे शिकार करने का, फिर आप उनके टेंट्स भी उठा के बंद कर देते हैं जब उनके क्राउन प्रिंस आते हैं, और वो डीसी आके उठा के ले जाता है, सारा कुछ बंद भी कर देता है। आप भी छोटी छोटी बातों पे सर फिर जाते हैं अगलों से। आप ये नहीं सोचते कि इन द कॉमिटी ऑफ द नेशंस, देखें बुखारी साहब, कुरान करीम भी हमें एक बात, चलिए शहजादों की बात तो हो गई ना बहुत मेरे ख्याल से, और मीरजादों की भी हो गई। जरा आम आदमी की बात कर लेना पाकिस्तान के अंदर, उसकी हालत ज़ार क्या है। की बात सुन लेते हैं। कुरान करीम कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। आप खुद से अपना अपना प्रैक्टिस करते हैं और एक दूसरे के मामलात में टांग नहीं अड़ाते। हमें शौक है उनको बताने के लिए कि क्या करो क्या ना करो। अच्छा, अब आप आ जाए ना जरा थोड़ा सा पाकिस्तान में वापस आ जाते हैं। ये बताएं कि आम आदमी जो है
अब आप अगर उसकी भी सूरत हाल से मुतमईन है और आप समझते हैं कि नहीं बहुत अच्छा उसके साथ हो रहा है तो बड़ी ज़्यादती होगी, जो हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं वो आप छोड़ दें कि इंटरनेशनल अरीना में हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनली हमारा क्या हो रहा है। यार खुदा के लिए मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है उस पर आपको कोई एतराज़ है या नहीं है, या आपको कोई दुख है उसका, या आप समझते हैं ऑल इज वेल? मुल्क के अंदर जो बुखारी साहब सूरत हाल है, सच्ची बात है कि वो बहुत तशवीशनाक है और हमारे इंडिकेटर्स हमें जो है वो बहुत वार्न कर रहे हैं। लोग गलत समझ रहे हैं कि ये हमारी मीशत बड़ी बेहतर हो रही है, $10 बिलियन के 20 बिलियन के हमारे रिजर्व हो गए। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पूरा एक साल पाकिस्तान से ट्रैवलिंग नहीं हुई, $3.5 बिलियन उस मद में बचे, कोई उम्रा नहीं हुआ और हमारे $2.5 बिलियन उस मद में बचे। फिर उसके बाद जो है कोई हमारा हज नहीं हुआ, उसमें हमारे 2.5 से 3 बिलियन डॉलर बचे। तो ये हमारी आर्टिफिशियल बचत है, ये हमारी कोई रियलिस्टिक बचत नहीं है। और इस साल हमें सारी छूट मिली है अपनी रीपेमेंट्स के लिए कोविड की वजह से इंटरनेशनली, और वो अभी हमें नहीं देनी पड़ी, तो हमारे लिए बचत होगी, सिवाय वो जो हमने सऊदी अरेबिया को $2 बिलियन या $3 बिलियन हमने वापस किया। नहीं, मुझे ये बताओ कि कोरोना की है। सूरत हाल जो है मुतमईन है आप उससे कि जो हुकूमत कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, और हमारे यहाँ जो बचत थोड़ी बहुत हुई है वो हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों की वजह से हुई है, या अल्लाह का करम इसमें शामिल है? मेरा ख्याल है कि इसमें अल्लाह का बहुत करम है, और हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि ये बहुत ज़्यादा फैल जाता, और इसमें हम बहुत पहले से सोच रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो बेहतर था। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर को पहली वेव में कामयाबी हुई, हम तो दुआ ये कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सही हो और हम गलत हों, ताकि बेहतर है, ये आसान तरीका है। लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है कि कोविड में आप देखें, कोविड के अंदर हमने करप्शन बड़ी की है। आप चाहे फेस मास्क ले लें, चाहे क्लोरोक्विन की गोलियां ले लें, चाहे आप एस्टेक का इंजेक्शन ले लें या एजोमैक्स की गोलियां ले लें, हमने हर चीज सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि एक तरफ ये कसम पुरसी का हाल है एक आम आदमी का, ऊपर से हुकूमत जो है हर 15 वाड़े के बाद जो है या पेट्रोल की कीमत बढ़ा देती है या बिजली की कीमत बढ़ा देती है। आज भी ये खुशखबरी कौम को मिल गई है कि जनाब 3 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, और अब बिजली की कीमत जो है वो भी हम बढ़ाने जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि हमारा ये आम आदमी जो है, जो यानी तनख्वाहदार है, जो मजदूर है, किसान है, आम क्लर्क हैं, वो सस्टेन कर सकते हैं इसको कि तनख्वाहों में इजाफा 0% है बजट के अंदर, और ये बोझ जो है उनके ऊपर हर रोज़ बढ़ रहा है? आप समझते हैं ये कोई बहुत ही अच्छा सिनारियो है? इस वक्त तो अल्लाह रहम करे बुखारी साहब, सच्ची बात यह है कि जिसकी तनख्वाह 75,000 रुपये है ना महीने की, उसके 2 बच्चे हैं, उसका गुजारा नहीं हो रहा। अगर वो स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो 15,000 और 20,000 वाले की तो बात ही छोड़ दें, पता नहीं वो कैसे गुजारा कर रहे हैं और कैसे खा रहे हैं और कैसे बैठ रहे हैं। मैं आई कांट इमेजिन, और मैं वो कैलकुलेट नहीं कर सकता, मेरे में वो सकत नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि हमें रेडिकली अपनी पॉलिसीज़ को देखना है, हमें इसको चेंजेस करनी है, और हमें ऐसे लोग लेके आने हैं कि जो इम्पोर्टेड काम हो और जिनको पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनका अल्लाह करे आपकी ये दुआ कबूल हो। चूँकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब तक तो यही साहब सिर्फ इम्पोर्टेड लोग जो हैं वही काम कर सकते हैं। यही वजह है कि उनके इर्द गिर्द जो हम देखते हैं घेरा डाला हुआ है, जिन लोगों ने वो ना इलेक्टेड हैं, पाकिस्तान के लिए इम्पोर्ट किए गए हैं वो। बहरहाल 2020 जो है वो जैसा भी गुजरा है उसमें जो तकलीफ़ें आई, जिन दिक्कतों का सामना था, मैंने और बशर ने कोशिश की कि वो आपके साथ हम शेयर करें। मगर आने वाला साल कैसा है हम सिर्फ उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की दे, या अल्लाह पाकिस्तान के गरीब आदमी के मसाइल को हल करे, और हमारी क़यादत जो है, चाहे वो सियासी क़यादत है, चाहे वो रूलिंग एलीट है, उनको ये तौफीक दे कि पिछले साल से अगला साल बेहतर हो। इन नेक तमन्नाओं के साथ सलीम बुखारी और मुबशर लुकमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।